हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलटी क्लासेज बाय ललित सर। आज हम अगले वीडियो के साथ उपस्थित है जो कि हमारा एनसीईआरटी का सीरीज है, क्लास 6 का अगला चैप्टर है जिसका नाम है महासागर एवं महाद्वीप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी का अगला चैप्टर है जिसमें ये कहा गया है, जूल्स वर्न 1870 में क्या कहे हैं, अगर इनका थोड़ा सा वक्तव्य एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहे कि महासागर ही सब कुछ है, यह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है। मतलब टोटल अगर हमारी पृथ्वी का 10 हिस्सा किया जाए, टोटल हमारे पृथ्वी का कितना हिस्सा किया जाए, 10 हिस्सा किया जाए, ठीक है ना। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, 9, एक यहाँ मान लीजिए और 10। टोटल अगर 10 हिस्सा पृथ्वी का किया जाए तो उसमें से 7 हिस्सा अकेले क्या हो जाएगा, महासागर का होगा। 7 हिस्सा किसका होगा, महासागर का होगा। ये पूरा 7 हिस्सा जो होगा वो महासागर का होगा। सिर्फ 3 हिस्सा किसका है, लगभग 7 हिस्सा है। कितना है, लगभग 7 हिस्सा है। एक्चुअल में तो महासागर हमारा कितना हो जाएगा, 71% है। कितना है, 71% है। 100% में से 71% पर पानी है और सिर्फ 29% पर ही क्या है, ज़मीन है। क्या है, ज़मीन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे कि महासागर ही सब कुछ है, यह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है। इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। इसकी सांस क्या है, शुद्ध एवं स्वस्थ है। मतलब महासागर आज भी क्या है, अभी भी साफ सुथरा है, क्योंकि गंदगी जो फैली अभी भी समुद्र तक ही सीमित है। यह विस्तृत करके निर्जन स्थल है, जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है, और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में ना हो। ठीक, तो दुनिया का जो शुरुआत है वो किससे हुआ है, महासागरों से हुआ है। और ये कह रहा है कि हो सकता है कि दुनिया का अंत किससे हो, महासागरों से ही हो। महासागर आज भी रहस्य का हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि हम जितना करे कि अंतरिक्ष के बारे में जान चुके हैं, जितना चांद के बारे में, मंगल के बारे में, अन्य ग्रहों के बारे में जान चुके हैं। आप जानते हैं कि मंगलयान पर भी हमारा करे कि अंतरिक्षयान करे कि उतर चुका है, चंद्रयान करे कि 3, ठीक है ना। लेकिन आज भी करे कि सागर के गहराइयों में, महासागर के गहराइयों में जाना बहुत ही दुर्गम है। ऐसी कोई अभी भी मशीनें नहीं बनी हैं जो एकदम निचले पॉइंट, निचले सतह तक जा सकें। और ऐसा माना जाता है कि महासागर के नीचे अभी भी बहुत ही रहस्यमय जीव रहते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा टोटल पृथ्वी है, जो हमारा टोटल पृथ्वी है उसका 71% हिस्सा, कितना परसेंट, 71% हिस्सा, और ये है 29% हिस्सा। 71% हिस्सा क्या है, आज भी किस रूप में है, महासागर के रूप में, पानी के रूप में है। तो स्वाभाविक बात है कि जरूर जो है कि इससे ज़्यादा विस्तृत और इससे ज़्यादा रहस्यमय होगा। ये देखिए हमारा पृथ्वी जो है, अगर आप बाहर से देखेंगे, पृथ्वी को बाहर से देखेंगे तो हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है, ऐसे दिखती है जो है कि ये आप अगर इसमें देख पाएंगे तो हमारा यह भारत यहाँ आपको दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ये हमारा भारत दिखाई देगा, ठीक है ना। ये अफ्रीका है नीचे, ठीक है ना, ये ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे हैं वो सब बादल हैं। क्या है, सब बादल हैं, क्योंकि पृथ्वी का ये ऊपर से फ़ोटो नहीं लिया गया है, काल्पनिक। पृथ्वी एक्चुअल में तो ऐसे है नहीं, तो एक पृथ्वी का जो है काल्पनिक फ़ोटो है, ठीक है ना। एक्चुअल में हमारी पृथ्वी इतनी गोल नहीं है। तो हम बात करते हैं कि यहाँ से करते हैं कि निश्चित ही आपको कह रहे कि नीला रंग करे कि दिखाई देगा। निश्चित ही आपको क्या दिखाई देगा, अगर आप पृथ्वी को ऊपर से देखेंगे तो आपको कौन सा रंग दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। परंतु यह दर्शाता है कि आपने उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा, जल। करेगा आपको कौन सा रंग दिखाई देता है, ठीक है ना, तो जल दिखाई देता है ऊपर से। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह जल से घिरी हुई है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 हिस्सा, कितना, 3/4 भाग क्या होगा, जल से घिरा हुआ है। 3/4 मतलब कि 4 में से 3 हिस्सा। 3/4 मतलब 4 में से 3 हिस्सा। अगर टोटल एक रोटी लिया जाए, इसका 4 हिस्सा किया जाए तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा ये जल है। और जो है कि 1 हिस्सा क्या है, ये जो चौथा हिस्सा है ये ज़मीन है, धरातल है, स्थल है, ठीक है ना।
तो जल से घिरा हुआ है। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। आरंभिक करके के अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक करके पृथ्वी को नीला ग्रह कहा है। और इसलिए जो कि आरंभिक करके के अंतरिक्ष यात्री हैं, जो पृथ्वी से वायुमंडल में गए, उन्होंने जब ऊपर से पृथ्वी को देखा तो पृथ्वी उनको नीला दिखाई दिया, और इसलिए उन्होंने पृथ्वी को क्या कहा, स्नेह से मतलब प्यार से क्या इसको नीला ग्रह कहा। क्या कहा, नीला ग्रह कहा। जिस प्रकार हम करे कि मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह से जानते हैं, क्योंकि वहाँ लाल ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। वैसे पृथ्वी पर करके पानी की अधिकता ज़्यादा होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। जैसा कि आप ये मैप है, ये मैप में देख भी सकते हैं। अगर आप एक मैप की बात करेंगे तो मैप में देख सकते हैं कि यहाँ कितना ज़्यादा नीला है। ये जितना भी नीला है सब महासागर है। क्या है, सब महासागर है। और जो ये स्थल दिख रहा है वो स्थल है। ठीक है ना। तो मैप में भी आप इस चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। करके ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ा जलराशियां देखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। ग्लोब पर करके जो सबसे बड़ी जलराशि देखते हैं, जो जल का सबसे बड़ा भंडारण आप देखते हैं, उसको हम महासागर कहते हैं। करके ठीक है ना। और करे कि पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य रंग करके भूरा भी दिखाई देगा। भूरा क्या हो जाएगा, भूमि हो जाएगा या स्थल हो जाएगा, या भूमि का रंग होता है। करके जो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर क्या हुआ है, फैला हुआ है। भूमि के एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं। क्या कहते हैं। और करे कि वह हिस्सा करके जो भूरे रंग का दिखाई देगा आपको ग्लोब में, वह हिस्सा क्या कहलाता है, भूखंड कहलाता है। और यह कितना होता है, 1/4 होता है। क्या होता है, 1/4 होता है। ये जमीन 1/4 होता है, 4 में से 1 होता है। और जो पानी होता है वो 3/4 होता है, मतलब 4 में से 3 होता है। करके बड़े करके निरंतर विस्तार को क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। और इस अगर भूखंड को करके आपस में जोड़ दिया जाए, इंटरकनेक्टेड कर दिया जाए, तो इसको करके क्या कहते हैं आपस में, तो इसको महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। जमीन के इन बड़े बड़े टुकड़ों को क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। कई सारे देश जब मिलते हैं तो आपस में क्या बनते हैं, महाद्वीप बनते हैं। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। अब जो पृथ्वी का जलवायु होता है, जो हमारा आज पृथ्वी का जो जलवायु है, जो भी करके गर्म ठंडा, ठीक है ना, जो भी जलवायु है वह किसकी वजह से होता है, महाद्वीप और करके महासागर की वजह से होता है। भारत में जो मानसून आता है जून में, वह भी महासागर की वजह से ही संभव हो पाता है। किसकी वजह से, महासागरों की वजह से होता है। इन्हीं के द्वारा करके अल नीनो और करके जो है कि धाराएं चलती हैं, हवाएं चलती हैं, जिनके वजह से क्या होता है, कभी करके सूखा पड़ जाता है तो कभी बाढ़ ही आ जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है, कि भारतीय जो वायुसेना है, भारतीय नौसेना है, करके उसमें करके उसके प्रतीक जो चिन्ह है, ये उसका प्रतीक चिन्ह है। भारतीय नौसेना का क्या है, ये प्रतीक चिन्ह है। और उस पर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, सम नो वरुण। क्या लिखा हुआ है, सम नो वरुण अंकित है। इसका अर्थ क्या होता है कि हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। क्या हो, हमारे लिए कल्याणकारी हो। अब वरुण कौन होते हैं, तो ऋग्वेद अगर आप पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि इनको क्या कहा जाता है, यह करके महासागर आकाश तथा जल से संबंधित देवता हैं। क्या है, करके यह महासागर आकाश और जल से संबंधित देवता हैं, इसलिए करके इन पर लिखा होता है कि सम नो वरुण। आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण। तो अगर आप देखेंगे कि पृथ्वी पर ये जो है ये महाद्वीप है। क्या है, महाद्वीप है। तो आप देखेंगे कि महाद्वीप ये हमारा कह रहा है कि नॉर्थ पोल है। क्या, कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। और ये हमारा कौन सा पोल है, साउथ पोल है। अगर आप देख रहे हो तो आप देखेंगे कि जो महाद्वीप हैं या जो जल है, ये जल है, ये सब जल है। ठीक है ना, ब्लू वाला सारा जल है, करके ये भी जल है। तो आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में चाहे जल का वितरण हो चाहे भूमि का वितरण हो, बराबर नहीं है। जो भूमि का बंटवारा किया गया है, क्या मतलब भूमि का जो बंटवारा हुआ है और जो जल का बंटवारा हुआ है, वो दोनों पोल पर समान रूप से नहीं है। आप देखेंगे नॉर्थ पोल में देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महाद्वीप है, ज़्यादा से ज़्यादा भूखंड है। और वही देखेंगे कि साउथ पोल का कि ज़्यादा से ज़्यादा भूखंड कम है। वही देखेंगे कि नॉर्थ पोल में जब भूखंड ज़्यादा है तो जल कम होगा। और वही साउथ पोल में देखेंगे कि जब भूखंड कम है तो जल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये दिख रहा होगा आराम से। तो इसलिए करके जल की बहुत बड़ी मात्रा हमारे साउथ पोल पर है। कहाँ है, साउथ पोल पर है। अब देखिए ये समुद्री सब जीव हैं। क्या है,
ये समुद्री जीव हैं, ये प्रवाल वगैरह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रवाल कहलाते हैं, प्रवाल भित्ति होते हैं। ये मछलियां हैं, पेंगुइन है, कछुए हैं। नहीं नहीं, बर्फ में रहती है। कह रहे कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है। कहाँ पर है? महासागरों में है, परंतु यह जल लवणीय है, खारा है। कह रहे कि पृथ्वी का जो अधिकांश जल है वो क्या है? महासागरों में है, लेकिन ये जल कैसा है? लवणीय है। लवणीय मतलब लवण मतलब खारा मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl है, ठीक है ना। और जब ये जो जल है इसको हम क्या है, डायरेक्ट पी नहीं सकते, अपने यूज नहीं कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा मोटा मोटी हम आंकड़ा लेते हैं। टोटल हमारा जल कितना परसेंट? 100%। कितना परसेंट? 100%। 71% जल जो है वो खारा है, और 71% पर जल है और 29% पर क्या है? भूमि है। कितना है? ध्यान दीजिएगा। इस 71, अगर मान लेते हैं, इसको ऐसे नहीं समझ के आपको ऐसे समझाते हैं हम थोड़ा। मान लेते हैं टोटल 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। 100 यूनिट में 71 यूनिट जो है वह पानी है। क्या है? पानी है, मतलब वाटर है। और ये जो है 29 यूनिट है वो लैंड है। क्या है? लैंड है, मतलब जमीन है। अब इस 71 का 97%, 71 का कितना? 97% पानी जो है खारा है। ध्यान दीजिएगा, 71 का 97। अगर आपको इसको गणितीय भाषा में समझना होगा तो हम ऐसे निकालेंगे कि 71 का 97/100 ऐसे निकालेंगे। ये ऐसे निकलता है कि 71 का 97 कितना होगा। इसको काट छाट करेंगे, अपना जो भी आंसर आएगा। तो 71 का 97% हिस्सा क्या है? खारा है, मतलब ये हमारे यूज लायक नहीं है। अब बचा कितना? तो इस 71 का मात्र 3% हिस्सा है जो हम यूज कर सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि इस 3% में भी दिक्कत है। ये 3% में जो 2 हिस्सा है वो बर्फ के रूप में जमा है, ग्लेशियर है, जिसका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ग्लेशियर हमारे लिए डायरेक्ट यूजेबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, बहुत सारे जानवरों के जीवाश्म हो सकते हैं, मरे जानवरों के। और जब जानवरों के जीवाश्म है तो जानवरों में व्याप्त जो उसमें बीमारी होती है वो भी उसमें जमा होगा। तो इसलिए बर्फ़ पिघलती है तो बहुत तमाम तरह की बीमारियां भी उससे उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हज़ारों साल करोड़ों साल पहले जो जानवर मर गए वो बर्फ़ में दब गए। बर्फ़ में दबने के साथ साथ ही बीमारियां भी दब गई। जब वो बर्फ़ करे कि गलेगा, वो जानवर ऊपर आएंगे, साथ ही उनकी बीमारियां भी ऊपर आएंगी। इसलिए हम लोग जो बाहर जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो ग्लेशियर में देखते हैं पिघला हुआ पानी, जब हम देखते हैं तो उसको पी लेते हैं डायरेक्ट। कभी आप उसको पिए नहीं, वो बहुत ही हार्मफुल हो सकता है उसमें कोई ऐसा वायरस हो जिसका कोई इलाज ही ना हो, ठीक है ना। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें डायरेक्ट करें कि कहीं बाहर का पानी डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। तो करें कि इस 3% से भी 2%, 3% में भी 2% पानी आप क्या कर सकते हैं? बर्फ के रूप में नहीं कर सकते हैं। बचा हमारा 1% पानी। ये 1% पानी है नदी में, तालाब में, झील में, झरना में, कुआं में, ठीक है ना, भूमिगत जल, ये सब 1% में है। इसमें से भी हम 0.3% से लेकर 0.5% तक का पानी को क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं। बाकी का पानी हमारे पहुंच से बाहर है। सोचिए, पूरी दुनिया सिर्फ इतने पानी में ही रहती है, सरवाइव करती है। 0.3% से लेकर 0.5% पानी में ही सरवाइव करती पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है, क्योंकि जल बहुत कम है। चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध अधिकांश करके महासागरों में, परंतु यह जल लवणीय, खारा एवं करके मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपयोग के लिए क्या है? अनुपयोगी है, मतलब हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर जो अलवणीय जल होता है, जो पेय जल होता है, जो अलवणीय मतलब मीठा जल, इसको क्या कहते हैं? हम मीठा जल कहते हैं। और लवणीय जल को हम खारा जल भी कहते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है। करके लवणीय, जो अलवणीय जल है का पृथ्वी के जल संसाधनों में करके अत्यल्प करके हिस्सा है, मतलब इसका हिस्सा क्या है? मीठे जल की मात्रा पृथ्वी पर बहुत ही कम है,
कारण कि यह हिमनद ग्लेशियर के रूप में उपस्थित है, नदियों के रूप में उपस्थित है, झीलों के रूप में उपस्थित है, वायुमंडल के रूप में उपस्थित है और भूमिगत जल के उपस्थित है। भूमिगत जल क्या होते हैं? जो भूमि के नीचे जल होते हैं। यह हमारा भूमि हो गया जिस पर हम रहते हैं, और इसके नीचे जो जल स्रोत होते हैं, इसके नीचे जो जल स्रोत होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं, जिसका उपयोग हम हैंडपंप के माध्यम से पानी को निकालने में करते हैं। कारण कि हम बोरिंग के माध्यम से पानी को निकालने में करते हैं, वही पानी हमारा क्या कहलाता है? भूमिगत जल कहलाता है। ठीक है ना। महासागर, अब आइए महासागर के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। करके विश्व के मानचित्र में हम 5 महासागरों को अच्छे से देख सकते हैं। करके ठीक है ना। पहला है प्रशांत महासागर, क्या है? पैसिफिक ओशियन। ठीक है ना। ये सबसे बड़ा महासागर माना जाता है और यही ये महासागर है जिसमें ज्वालामुखियों की संख्या भी क्या होती है? सर्वाधिक पाई जाती है। दूसरा है अटलांटिक महासागर, उसके बाद है हिंद महासागर, उसके बाद है आर्कटिक महासागर, उसके बाद है दक्षिण करके अथवा अंटार्कटिक महासागर। 5 महासागर हैं। 5 महासागरों को थोड़ा अच्छे से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए 5 महासागर। एनसीईआरटी की अच्छाई ये क्या है कि इसमें फोटो भी दे देता है अच्छे से समझने के लिए। आप 5 महासागरों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये जो महासागर है, ये जो हिस्सा है और ये हिस्सा है जो, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब ये गोल घुमाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? सट जाएगा। क्या हो जाएगा? सट जाएगा। आप देखे होंगे कि आप लोग हिंदी में लिखते होंगे तो कोई लाइन ऐसे होती है, आप यहाँ कुछ लिखते हैं और जब आधा छूट जाता है तो आप इधर डैश देते हैं, फिर अगली लाइन में डैश देके यहाँ लिखते हैं। मतलब ये दोनों क्या हुआ है? सटा हुआ है। क्या है? दोनों लाइन आपस में सटा है। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा हमारा क्या हुआ है? सटा हुआ है। ये हमारा कौन सा महासागर है? इसको हम पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ये एक है। क्या है? 1 नंबर। तो इसको हम पैसिफिक ओशियन के नाम से जानते हैं या प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। और महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है ये। क्या है? सबसे बड़ा महासागर है। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद हो जाता है हमारा ये जो है बीच वाला जो है, इसको हम कहते हैं अटलांटिक महासागर। क्या कहते हैं इसको? अटलांटिक महासागर। इसको अटलांटिक महासागर कहते हैं या इसको भूमध्य सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर भी कहते हैं। तो ये हमारा अटलांटिक महासागर है, ये 2 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है। ठीक है ना। अब आगे ध्यान दीजिए, अगला है जो ये तीसरा जो है यहाँ पर, ये है हिंद महासागर। कौन है? हिंद महासागर है। क्या है? जो पूरी तरह से भारतीय टेरिटरी में आता है। ये भारतीय कर की कंट्रोल में, नियंत्रण में आता है। तो हमारा तीसरा हो जाएगा हिंद महासागर। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। और चौथा हमारा हो जाएगा ये नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है ना। ये हिस्सा हो जाएगा चौथा, और ये हो जाएगा हमारा अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा हमारा? आर्कटिक महासागर। क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। ठीक है ना। आ देते हैं और फिर एक बार आप हम इसको समझाते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। समझ रहे हैं? इसकी बाउंड्री समझिए। देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से लेकर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक फैला हिस्सा, इधर भी और इधर भी, ये कौन सा सागर कहलाता है? महासागर कहलाता है। ये हमारा प्रशांत महासागर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रशांत महासागर कहलाता है। आप देख रहे हैं कि आधे ऑस्ट्रेलिया को भी कवर किया है। इसके बाद का जो महासागर है, जो एशिया और यूरोप और दक्षिण अफ्रीका के साथ दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में फैला हुआ है, यह हमारा महासागर क्या कहलाता है? अटलांटिक महासागर, या इसको भूमध्य महासागर भी कहते हैं। अगला जो हमारा है, तो आप देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से लेते हुए या करके एशिया से लेते हुए, ऑस्ट्रेलिया से लेते हुए बीच में जो फैला हुआ क्षेत्र है, यह हमारा है हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर है। और अगला आप जो देखेंगे वो हो जाएगा यहाँ तक जो फैला हुआ है, ये हिस्सा जो फैला हुआ है पूरा ऊपर वाला, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। ये महासागर पूरी तरह से बर्फ में जमा हुआ है। कैसे जमा हुआ है? पूरा बर्फ में जमा हुआ टोटली। इसमें पानी कम रहता है, पूरा बर्फ का जमा हुआ हिस्सा है ये। ठीक है ना। और ये हमारा जो है महासागर है, ठीक है ना, ये पूरी तरह से ये भी ग्लेशियर के रूप में ही है। इसके नीचे
पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं, पर्वत वगैरह पाए जाते हैं, मतलब मिट्टी उपस्थित है इस बर्फ़ के, मोटी बर्फ़ के नीचे। ये हमारा हो जाएगा कि अंटार्कटिका महासागर। और यहीं पर कह रहे हैं कि कुछ देश अपना लैब भी खोले हैं। क्या खोले हैं? लैब खोले हैं। जैसे भारत खोला है अपना गंगोत्री, क्या खोला है? गंगोत्री और यमुनोत्री, ठीक है ना। हाँ तो दक्षिण महासागर ही तो है। हाँ तो इसी को अंटार्कटिका भी कहते हैं। हाँ ये पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसको दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है ना। ये आर्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है, या इसको उत्तरी कह रहे हैं कि ध्रुव भी कहते हैं, ठीक है ना। ते महासागर के बारे में हम पढ़ लिए, पांचों महासागर के बारे में हम पढ़ लिए, ठीक है ना। अब हमारा यहाँ पर एक बहुत अच्छा जो है कि हमारा एक्सरसाइज यहाँ पर एक दिया हुआ है, और इसको थोड़ा सा हम भरने का प्रयास करेंगे। कि क्या प्रशांत महासागर उत्तरी गोलार्ध में फैला है? क्या उत्तरी गोलार्ध की ओर है? बताइए। अगर आप बात करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हम आपको विश्व का मैप बना देते हैं। ऐसे था, ठीक है ना, ऐसे विश्व का था। आप जानते हैं कि 0 डिग्री के ऊपर क्या हो जाता है? नॉर्थ हो जाता है, उत्तर हो जाता है। इसके नीचे क्या हो जाता है? दक्षिण हो जाता है। तो क्या हमारा जो प्रशांत महासागर है, क्या इसका फैलाव ऐसे है, दोनों साइड है, ऊपर और नीचे है? तो लिखेंगे कि हाँ प्रशांत महासागर उत्तरी में भी है और दक्षिणी में भी है। सही है कि नहीं? ठीक है ना, ध्यान देंगे इसे। करके अटलांटिक महासागर किधर है? करके क्या ये अटलांटिक महासागर ये उत्तर और दक्षिण दोनों फैला हुआ है? कहेंगे कि हाँ बिल्कुल फैला हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, कहेंगे कि क्या हिंद महासागर हमारा करके उत्तर की ओर है? हाँ ये भी है, हिंद महासागर भी है, लेकिन इसका अधिकतर भाग क्या है? दक्षिण की तरफ है। क्या है? अधिकतर भाग इसका दक्षिण की तरफ है, उत्तर की ओर बहुत कम है। कह रहे कि दक्षिणी महासागर क्या उत्तर में है? ये नहीं, ये टोटल क्या है? दक्षिण में है। और कह रहे कि क्या आर्कटिक महासागर कह रहे कि उत्तर में है? हाँ ये उत्तर में है, दक्षिण में नहीं है। सही है। तो ये महासागरों का पोजीशन हो गया। देख लीजिए, देख लीजिए आप, यहाँ हम आपको दिखा भी देते हैं। देखिए ये उत्तर में फैला हुआ है और दक्षिण में भी फैला हुआ है। अधिकांश हिस्सा इसका दक्षिण में है, ठीक है ना। अब देखिए, ये भी देखिए, उत्तर में भी फैला हुआ है, दक्षिण में भी फैला हुआ है। अधिकांश इसका उत्तर में है, इसका अधिकांश हिस्सा दक्षिण में है। अगर बात करेंगे इसको फैला हुआ देखेंगे तो इसका अधिकांश हिस्सा क्या है? दक्षिण में है, उत्तर में कम है। ये देखिए, ये विषुवत रेखा है और यही हमारा 0 डिग्री है। इसके ऊपर उत्तर, इसके नीचे दक्षिण माना जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि दक्षिणी सागर की बात करेंगे, क्या उत्तर में है ये? तो नहीं, उत्तर में नहीं, ये कहाँ है? दक्षिण में है। क्या ये कहेंगे कि ये दक्षिण में है? कहेंगे नहीं, ये कहाँ है? कहेंगे उत्तर में है। हो गया। आइए, तो कह रहे कि हमने तो महासागरों को बांट रखा है कि 5 महासागर हैं, महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक है, हिंद है, आर्कटिक है, अंटार्कटिक है। हमने तो उनको बांट रखा है। क्या लेकिन प्रकृति ने इनको बांटा है? नहीं, प्रकृति नहीं बांटा। ये सब जल स्रोत तो एक ही है। ये सब जल स्रोत आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये कह रहे कि आपस में बटे हुए हैं, बस हम अपनी सुविधा के अनुसार देशों की राजनीतिक भूगोलिक करे की संरचना के आधार पर हम इनका बंटवारा कर चुके हैं। लेकिन प्रकृति ने करे कि कोई ऐसा बंटवारा नहीं किया है कि ये हिस्सा प्रशांत का है और हिस्सा अटलांटिक का है, ठीक है ना। तो प्रकृति की तरफ से कोई भी बंटवारा नहीं किया गया है। कर कि समुद्री जल विभिन्न महासागरों में बहता रहता है, जो विविधतापूर्ण कर कि समुद्री जीव को, अब जो समुद्री जीव होता है, जो समुद्र किसको कहते हैं? तो जो देश के किनारे वाले जो जल स्रोत होते हैं उसको समुद्री जीव कहते हैं। और जो कर कि समुद्र से, देश से बहुत दूरी में स्थित होते हैं उसको महासागर कहते हैं। समुद्र में जाकर किसमें, समुद्र आगे जाकर किसमें मिलता है? महासागरों में मिलता है। नदियों का सारा पानी समुद्र में जाता है और समुद्र का सारा पानी कहाँ जाता है? आप देखेंगे तो महासागरों में मिलता है। इसलिए समुद्र के और महासागर के जीव आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे कि समुद्र का पानी करे कि जल विभिन्न महासागरों में बहता रहता है, जो विविधतापूर्ण करे कि समुद्री जीवन के लिए क्या होता है? समृद्ध करने में सहायक होता है। अनेक प्रकार के पौधे उसमें होते हैं, जीव जंतु की विभिन्न प्रजातियां होती हैं, इन महासागरों में पाई जाती हैं। कह रहे कि समुद्री
वनस्पति जगत में छोटे पौधे सभी समुद्री शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं। करे कि समुद्री वनस्पति जगत किसको कहते हैं? किसी खास करे कि काल में जो पौधे उगते हैं उसको वनस्पति जगत कहते हैं। यहाँ पर दिया है किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में जो पौधे उगते हैं, जो पेड़ पौधे उगते हैं उसको हम वनस्पति कहते हैं। करे कि प्राणी जगत किसे कहते हैं? तो किसी विशेष करे कि क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले जीव जंतु हमको क्या कहते हैं? प्राणी जगत कहते हैं। तो करे कि समुद्री करे कि प्राणी जगत में छोटे पौधे एवं सभी समुद्री शैवाल करे कि सम्मिलित होते हैं। छोटे पौधे और उसमें शैवाल होते हैं जो हरा हरा लता जैसा पानी में आप देखे होंगे समुद्र के फोटो, अगर जियोग्राफिक चैनल वगैरह देखे होंगे तो उसमें जो हरा हरा पत्ते जैसा जो लहराता रहता है पानी के साथ, वही एल्गी होता है। और समुद्री में प्राणी जगत में करे कि हजारों प्रजातियाँ करे कि रंगीन मछलियाँ होती हैं, डॉल्फिन्स होती हैं, व्हेल होता है, अनगिनत रहस्यमयी करे कि गहरे समुद्री जीव भी शामिल होते हैं। एक से एक अजीबो गरीब करे कि उसमें क्या होते हैं? करे कि जीव होते हैं। सूर्य की करे कि रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराइयों तक समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के विविध करे के रूप पाए जाते हैं। और समुद्र में ऐसा भी स्थान होता है जहाँ सनलाइट पहुँच ही नहीं पाता है, जहाँ सनलाइट पहुँच ही नहीं पाता है, और वहाँ भी जीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वहाँ भी समुद्री जीव पाए जाते हैं। तो वो जगह जो है कि इतना रहस्यमयी है कि अभी तक करे कि उनका अच्छे से जो है कि जानकारी नहीं हो पाई है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है, हिंद महासागर तीसरे नंबर पर है, जबकि दक्षिणी करे कि महासागर क्या है? चौथे नंबर पे है। और सबसे छोटा महासागर क्या है? आर्कटिक है। क्या है? सबसे छोटा महासागर क्या है? आर्कटिक है। ठीक है। अब देखिए करे कि जैसा महासागरों के मानचित्र से स्पष्ट है कि हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में एशिया और पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में करके दक्षिणी महासागर तक फैला हुआ है। और आप बात करेंगे इसका अगर आप बात करेंगे हिंद महासागर का तो आप देखेंगे कि पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ है? ये अफ्रीका तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? अफ्रीका तक फैला हुआ है। अगर बात करेंगे आप पूर्व में तो कहाँ तक फैला हुआ है? ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? और नीचे बात करेंगे तो कहाँ तक फैला हुआ है? ये करे कि दक्षिणी करे कि महासागर तक फैला हुआ है। और उत्तर में बात करेंगे तो यह एशिया तक फैला हुआ है। ठीक है ना। तो इसके पूर्वी हिस्से को बंगाल की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी हिस्से को बंगाल की खाड़ी कहते हैं। और इसके दक्षिणी हिस्से को क्या कहते हैं? पश्चिमी हिस्से को क्या कहते हैं? अरब सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? अरब सागर कहते हैं। और इसी अरब सागर में लक्षद्वीप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसी अरब सागर में लक्षद्वीप पाया जाता है। ठीक है ना। और कह रहे कि इसके पश्चिमी कह रहे कि हिस्से में क्या पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। भारत के दोनों हिंद महासागर के दो भाग होते हैं, पश्चिमी में अरब सागर और पूर्व में क्या होता है? बंगाल की खाड़ी। करे कि महासागर और आपदाएं क्या होती हैं? करे कि इस अध्याय के आरंभ में दिए गए पृथ्वी के चित्र को फिर से देखिए, अपने अध्ययन पूरा किया। सफ़ेद आकृतियाँ दिखाई देंगी। करे कि अभी हमने बताया कि जो सफ़ेद आकृतियाँ होती है क्या होती है? अगर पृथ्वी को बाहर से देखेंगे और फिर जो वाइटिश टाइप का जो डिजाइन बना रहता है वो क्या होता है? बादल होते हैं। क्या होते हैं? ये बादल करे कि महाद्वीपों में वर्षा कराने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में होने वाली अपेक्षित मानसून भी क्या होती है? इन महासागरों की वजह से ही होती है। इस वर्षा के अभाव में हमारी कृषि और पूरा जीवन क्या होता है? अस्त व्यस्त हो जाएगा। हमारा कार्य कि मैक्सिमम जो अर्थव्यवस्था होता है किस पर डिपेंडेंट होता है? कृषि पर डिपेंडेंट होता है। और महासागर की वजह से तूफान भी आते हैं। क्या आते हैं? तूफान आते हैं। महासागर के अगर नीचे ज्वालामुखी अगर विस्फोट होता है तो उसकी वजह से सुनामी भी आती है। क्या आती है? सुनामी आती है। महासागरों में अगर हवाएं तेज चलती है तो उसकी वजह से चक्रवात आते हैं। क्या होते हैं? और व्यापक स्तर पर करके व्यक्ति और जल करके व्यक्ति जीव जंतुओं का जीवन क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक डिटेल आपको दिया हुआ है जो कि जानकारी योग्य है। कह कि 26 दिसंबर कह कि 2004 के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए थे। ठीक है ना। यह सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई थी। और इसी आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की क्या चली गई थी? जानें चली गई थी। भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कह रहे कि तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र इससे भीषण रूप से कौन सा? कह कि तमिलनाडु,
केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसे भीषण तरह से प्रभावित हुए थे और जान माल की क्या हुई थी, अत्यधिक क्षति हुई थी। इस प्रकार की सुनामी कभी कभी आती है, किंतु यह अत्यंत विध्वंसकारी होती है और हालांकि तट से टकराने से पहले इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत से करे कि देश करे कि इस प्रकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु करे कि मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विशेषकर भारत समेत बहुत से देश करे कि हिंद महासागर करे कि सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं। इससे जान माल की रक्षा करने में क्या होती है, सहायता मिलती है। अगर आपको पूर्व चेतावनी मिल जाती है तो आप थोड़ा सा वहाँ व्यवस्था कर देते हैं, लोगों को किनारे से दूर कर देते हैं, तो लोग की क्या होती है, जान माल का नुकसान कम होता है। ठीक है, जिन घटनाओं के कारण जान माल की क्षति होती है उन्हें आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। एनडीआरएफ करे की टीम होती है, भारत में एक टीम होती है, जहाँ कहीं भी करे कि इस तरह की कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो एनडीआरएफ ही उसको क्या करती है, डील करती है। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। अगले अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ेंगे।